नमस्कार साथियों, आज हम जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 28 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है, वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पूरे वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, सेल्फ रिंग इंडक्शन मोटर में होता है, यानी क्या कह रहे हैं कि एक सेल्फ रिंग यानी सरपण वाले उम, इंडक्शन मोटर यानी सरपण वाले इंडक्शन मोटर है, इसके अंदर क्या होता है? ऑप्शन देखो, निम्न स्टार्टिंग टॉर्क यानी इसका टॉर्क है वो स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, नहीं उच्च होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क। मध्यम स्टार्टिंग टॉर्क नहीं, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क सही है। शून्य स्टार्टिंग टॉर्क नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क यानी सेल्फ रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पीएमईएन प्रणाली का विस्तार रूप क्या है? यानी प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल्स, यानी पीएमईएन का पूरा नाम क्या होता है? प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल्स। यानी क्या होता है वास्तव में कि कई बार हम एक साथ 3 या 4 अर्थ करते हैं, यानी ग्राउंड करते हैं, तो इसे हम यानी अर्थ का प्रतिरोध घटाने के लिए एक ही उपकरण को या मान लो 4-5 जगह से अर्थ करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल्स यानी पीएमईएन कहते हैं। तो इसमें पूरा नाम पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो कि इस ऑप्शन में ए में क्या है? परमानेंट मैग्नीफाइड अर्थ न्यूट्रल नहीं, प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल्स सही है। प्रोटेक्टिव म्यूचुअल अर्थ न्यूट्रल्स नहीं, परमानेंट म्यूचुअल अर्थ न्यूट्रल्स ये भी नहीं, परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल्स यानी अर्थ का प्रतिरोध कम करने के लिए एक साथ एक से ज्यादा अर्थ करना, तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में किसके कारण फ्यूज उड़ जाता है और परिपथ बंद हो जाता है, यानी परिपथ खुल जाता है? तो देखो, फ्यूज क्यों उड़ जाता है, यानी ये फ्यूज उड़ने का कारण या तो परिपथ में लघुपथ दोष हो जाए या धारा का मान बहुत ज्यादा उच्च हो जाए, तो फ्यूज जल जाता है, यानी स्वयं जलकर परिपथ की रक्षा करता है। अब ऑप्शन देखो, अत्यधिक धारा होने पर फ्यूज जल जाता है सही है, अत्यधिक वोल्टेज नहीं, निम्न वोल्टेज नहीं, उच्च प्रेरक तो नहीं, उच्च प्रतिरोध नहीं। यानी फ्यूज जलने के कारण क्या होते हैं? या तो धारा का मान बढ़ जाना, और या यानी अत्यधिक धारा कब होगी? जब परिपथ में लघुपथ दोष हो जाएगा, तो यानी लघुपथ दोष हो जाता है तो धारा का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप फ्यूज जल जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक धारा होना, यानी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पारेषण लाइन में कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है, यानी किस प्रकार की जो लाइन है इसमें कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है? देखो, कैपेसिटेंस प्रभाव किस कारण होता है कि जो बड़ी लाइन पारेषण लाइन है, तो इनमें दो चालक होते हैं, तो बीच में अचालक यानी हवा होती है, तो ये क्या हो जाता है? एक एयर प्रकार का कैपेसिटर बन जाता है, यानी दो चालक प्लेटें हो गई है तो, और बीच में अचालक हो गई यानी हवा हो गई, तो इसमें बीच में इनके अंदर क्या होता है? कैपेसिटेंस विकसित हो जाता है। अब ये कह रहा है कि ये कैपेसिटेंस कम किस में होगा? यदि लाइन की लंबाई कम होगी तो कम कैपेसिटेंस होगा, ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस का मान भी ज्यादा होगा। तो अब ऑप्शन देखो, लंबी पारेषण लाइन में नहीं, लंबी पारेषण लाइन में तो ज्यादा कैपेसिटेंस होता है, यानी नगण्य होता है, यानी कम किस में होता है? या नहीं के बराबर। छोटी पारेषण लाइन में सही है कि छोटी पारेषण लाइनों में कैपेसिटेंस का मान बहुत कम बनता है, मध्यम पारेषण नहीं, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, तो राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन से होगा कि छोटी पारेषण लाइनों में कैपेसिटेंस का मान भी कम उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, ताप दीप्त लैंप में तंतु किसका बना होता है, यानी तप्त दीप्ति लैंप, जो जो जीएलएस जनरल लाइटिंग सिस्टम में हम लैंप काम में लेते हैं, इसका जो तंतु होता है वो टंगस्टन का होता है, तो टंगस्टन फिलामेंट होता है। कई बार पूछ लेते हैं इसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? वो निष्क्रिय गैस, नाइट्रोजन और आर्गन, यानी यह गैस नाइट्रोजन और आर्गन कैसे भरी जाती है, तो इसमें तंतु के बारे में पूछा है, तो तंतु किसका होगा? टंगस्टन का होगा, तो टंगस्टन फिलामेंट होगा, तो राइट आंसर क्या हो गया? टंगस्टन। किसमें देखो, बी ऑप्शन में देखो, टंगस्टन तार, तो राइट आंसर हो गया बी, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, मोटर में स्टार्टर का प्रमुख कार्य क्या होता है, यानी एक मोटर है इसमें स्टार्टर का कार्य क्या होता है? देखो, कोई भी मोटर है इसके अंदर स्टार्टर क्यों लगाते हैं? और एक पहला काम तो होता है कि मोटर को ऑन या ऑफ करना,
में सुगमता प्रदान होना, यानी स्टार्टर के द्वारा मोटर परिपथ है उसको चालू या बंद कर सकते हैं, यानी परिपथ को प्रचलित कर मोटर को प्रचलित कर सकते हैं या बंद यानी परिपथ को ओपन कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। दूसरा काम क्या होता है कि यदि सप्लाई चली जाए और वापस आए तो मोटर को ट्रिप कर यानी बंद कर देता है, यानी ओपन सर्किट कर देता है, यानी जो सप्लाई चली जाएगी तो वह पूर्व अवस्था में यानी ऑफ अवस्था में आ जाएगा। तीसरा कारण क्या है, यदि भार का मान ज्यादा होता है यानी लोड का मान ज्यादा होता है तो यह मोटर को ट्रिप कर देता है, यानी मोटर के भार से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा और क्या होता है कि जो डीसी मोटर स्टार्टर होते हैं वो स्टार्टिंग धारा को यानी स्टार्टिंग के समय मोटर परिपथ में प्रतिरोध डालकर धारा को भी सीमित करते हैं। अब ऑप्शन देखो क्या है, स्टार्टिंग धारा सीमित करना सही है, स्टार्टिंग धारा को सीमित करते हैं। बी ऑप्शन में देखो क्या है, मोटर चलाने के समय की गणना आरंभ करना, मोटर चलने के समय की गणना यानी मोटर कितने समय चली इसका यानी गणना करना नहीं। उस स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करना, स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टर से नहीं होता है, जबकि कई बार सेल्फ रिंग मोटर के बारे में पूछ लेते हैं तो उसमें जरूर होता है कि स्टार्टिंग प्रतिरोध होता है वो स्टार में उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देता है रोटर प्रतिरोध, यानी मोटर के अंदर रोटर प्रतिरोधक होते हैं वो स्टार में जुड़े हुए, जो आर्मेचर जो रोटर होता है उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देता है, कुछ टॉर्क बढ़ा देते हैं, वो अलग है। मोटर को तुरंत पूरी चाल प्रदान करना नहीं, इनपुट धारा में वृद्धि करना नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर ए ऑप्शन सही होगा कि मोटर परिपथ में यानी स्टार्टिंग धारा को सीमित करने के लिए लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो गया फिर इन ऑप्शनों में देखें तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी एक प्रत्यावर्तक है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। प्रत्यावर्तक है फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार काम करता है, इसी सिद्धांत के अनुसार वह विद्युत वाहक बल पैदा करता है। अब ऑप्शन देखो, फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम सही है, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम तो क्या कहता है कि मोटर के घुमाव की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए होता है, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है, लेंज का नियम नहीं, न्यूटन का नियम नहीं, तो न्यूटन का नियम तो नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग करके थायरिस्टर को क्षणिक वोल्टेज से सुरक्षित किया जा सकता है। क्षणिक वोल्टेज क्या होता है कि कई बार यानी जो मान लो हम गेट से ट्रिगर देते हैं तो परिपथ को ऑन हो जाता है, वापिस ऑफ करते हैं तो क्षण भर के लिए यानी एनोड और कैथोड के बीच उच्च वोल्टेज उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस क्षणिक वोल्टेज से सुरक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम समर परिपथ लगाते हैं। समर परिपथ क्या होता है कि किसी परिपथ में उत्पन्न हुए क्षणिक वोल्टेज को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसे हम अवशोषक परिपथ भी कहते हैं, यानी समर कहो चाहे अवशोषक कहो एक ही चीज है। और समर परिपथ में लगाया क्या जाता है, यानी एक श्रेणी आरसी परिपथ होता है सबनर। मान लो ये थायरिस्टर है, ये एनोड और ये कैथोड और ये गेट, तो इसके साथ समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर युक्त ये परिपथ लगाया जाता है। तो ये जो परिपथ है ये हो गया नर परिपथ है, यानी इसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जो होगा ये होगा सब परिपथ। इसके अलावा कई बार हम स्विच के साथ भी लगाते हैं, मान लो एक कोई स्विच है इसके साथ समांतर क्रम में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, ये भी तो ये भी हो गया सब नर परिपथ, यानी जो ये परिपथ दे रखा है ये भी नर परिपथ। यानी कई बार स्विच को हम यानी ऑन या ऑफ करते हैं स्पार्किंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसको क्षणिक उच्च वोल्टेज को रोकने के लिए यानी इंडक्टिव परिपथों में ज्यादा होता है ऐसा, तो इसके लिए हम ये आरसी परिपथ लगा देते हैं ताकि वो जो उच्च वोल्टेज होते हैं वो इसके द्वारा डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी पथ को पूर्ण कर देते हैं, फलस्वरूप स्पार्किंग बहुत कम होती है, यानी जो क्षणिक उच्च वोल्टेज होते हैं वो कम उत्पन्न होते हैं। तो इस परिपथ को हम समर सर्किट कहते हैं। तो यही पूछा इसमें कि किसका उपयोग करके थायरिस्टर में क्षणिक उच्च वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान की जाती है, सर सर्किट के द्वारा यानी अवशोषक परिपथ के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर डी सर परिपथ। अगला क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर में फील्ड धारा कम होने पर मोटर की चाल क्या होगी।
यानी डीसी शंट मोटर में फील्ड धारा का मान कम होने पर चाल क्या होगी। तो कोई भी डीसी मोटर है, डीसी मोटर की गति किन किन कारकों पर निर्भर करती है कि एन समानुपाती होता है ईबी और एन विलोमानुपाती होता है फ्लक्स। यानी फ्लक्स के तो विलोमानुपाती होती है डीसी मोटर की गति, और विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। अब ये कह रहा है कि फील्ड धारा कम करें, फील्ड धारा का मान कम करेंगे तो फ्लक्स का मान भी कम होगा और तो गति क्या होगी, बढ़ेगी। तो मोटर की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ऑप्शन देखो, समान रहेगी नहीं, बढ़ती है सही, घटती है नहीं, शून्य हो जाएगी नहीं, या तो ए या बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। यानी फील्ड धारा का मान कम करते ही फ्लक्स कम हो जाएगा, फलस्वरूप मोटर की गति बढ़ जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एसीआर में किसके दौरान अधिकतम विद्युत हानि होती है। यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसमें अधिकतम विद्युत शक्ति हानि की विद्युत जो शक्ति है उसकी हानि कब होगी, उत्थान समय के दौरान। तो ऑप्शन देखो, विलंब समय नहीं, उत्थान समय सही है, पश्चात समय नहीं, धारण समय नहीं, यस भी। तो राइट आंसर क्या हो गया, उत्थान समय के दौरान इसमें अधिकतम विद्युत शक्ति की हानि होगी। एक अगला क्वेश्चन है, एक चल रही ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति में किस प्रकार की ऊर्जा होगी। यानी एक चलती हुई ट्रेन के अंदर जो व्यक्ति बैठा है तो इसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसके अंदर स्थितिज और गतिज दोनों ही प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज और गतिज दोनों ही। इसमें देखो, ए में क्या स्थितिज, बी में गतिज, सी में विद्युत, डी में रासायनिक, ए और बी दोनों। तो ए ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी प्रणाली में स्किन प्रभाव किस पर निर्भर करता है। यानी ऐसी प्रणाली में सतह प्रभाव किस कारक पर निर्भर करता है। सतह प्रभाव क्या होता है कि ऐसी कोई एक जो हम कमी कह सकते हैं कि कोई भी चालक में से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह की जाती है तो वह धारा अधिकतर उसकी सतह से प्रभावित होती है। आंतरिक जो चालक है वो निष्प्रयोज्य रहता है। तो ये जो सतह से प्रभावित होने का जो प्रभाव है ये किस कारकों पर निर्भर करता है। अब ऑप्शन देखो, चालक का आकार पर सही है, निर्भर करता है, पदार्थ का प्रकार पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर भी निर्भर करता है, चालक का व्यास इस पर भी निर्भर करता है। ये सभी यानी उपरोक्त जो दे रखे हैं इन सभी पर ही सतह प्रभाव पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ई। ये सभी यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पी प्रकार की अर्धचालक में अधिकांश वाहक कैसे होते हैं। यानी पी प्रकार के अर्धचालक में किसकी अधिकता होती है, होल्स की अधिकता होती है। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और होल्स की अधिकता होती है। तो वाहक कैसे होते हैं, होल्स यानी छिद्र प्रकार के होते हैं। कई बार एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में पूछ ले तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो अब इसमें पी प्रकार के बारे में पूछा है कि पी प्रकार के पदार्थ में अधिकांश वाहक यानी जो वहन करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए छिद्र, यानी होल्स को या छिद्र एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का लूप का नियम किसके संरक्षण के पर आधारित है। यानी लूप का नियम कौन सा है, किरचॉफ वोल्टेज नियम। यानी केवीएल कहो या किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहो या किरचॉफ का द्वितीय नियम कहो या किरचॉफ का लूप नियम कहो, एक ही है ये। यानी इनके एक के अलग अलग नाम है। तो किरचॉफ का लूप नियम यानी केवीएल जो किरचॉफ वोल्टेज नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। कई बार पूछ लेते हैं किरचॉफ का धारा नियम यानी केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, ये किस पर निर्भर है, ये आवेश संरक्षण पर है। यानी किरचॉफ का प्रथम नियम के बारे में पूछ लेता है यानी धारा नियम के बारे में पूछ लेता तो वह तो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, और वोल्टेज नियम या लूप का नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो अब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी लूप का नियम पूछा है तो ऊर्जा संरक्षण यानी बी सही होगा कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज को बढ़ाने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं। यानी वह युक्ति जो कम मान के वोल्टेज को अप कर दे, बढ़ा दे, तो वह क्या होगा। ऑप्शन देखो, प्रतिरोध घटाता है। एसी मोटर क्या होती है, एसी विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डीसी मोटर डीसी विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये कम मान की वोल्टता को उच्च वोल्ट में परिवर्तित करता है। स्टेप डाउन उच्च वोल्टता को कम वोल्टता में परिवर्तित करता है। अब इसमें वोल्टेज को अप करवाना है यानी बढ़ाना है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एसी सर्किट की पावर क्या होती है। यानी एसी परिपथ में शक्ति ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या होता है। तो किसी एसी परिपथ में शक्ति ज्ञात करनी है तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर होता है
V इंटू आई इंटू cos फाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी V इंटू आई इंटू शक्ति गुणांक। किस ऑप्शन में है देखो, बी ऑप्शन में देखो, V इंटू आई इंटू cos फाई। तो राइट आंसर हो गया बी, वी आई cos फाई, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विपरीत पोल हमेशा एक दूसरे को, यानी दो अलग अलग पोल है, यानी चुंबकीय मानो चाहे अन्य कोई मानो, तो विपरीत पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसमें विपरीत पोल के बारे में पूछा है, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी ए ऑप्शन से होगा कि ये आकर्षित करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए, विपरीत पोल हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्ट एसी सिग्नल का अधिकतम मान क्या होगा, यानी 220 वोल्ट का कोई एसी सिग्नल है और इसका मैक्सिमम मान पूछा है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। पिक फैक्टर बराबर क्या होता है, ई मैक्सिमम या वी मैक्सिमम को, यानी विभव दर का वी मैक्सिमम भी कह सकते हैं, कि वी मैक्सिमम बट्टा वी आर एम एस। पिक फैक्टर बराबर क्या होता है, वी मैक्सिमम बट्टा वी आर एम एस। अब इसका मान कितना होता है, 1.414, यानी 1.414 बराबर क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम बट्टा वी आर एम एस। आर एम एस मान कितना है, 220। अब देखो ये इधर आएगा तो गुणांक में आ जाएगा, तो वी मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 1.414 इंटू 220। तो 1.41, यानी 220 को 1.414 से गुणा करो, कितना आ रहा है, 311.08, 311.08 वोल्ट, यानी वोल्ट। तो मैक्सिमम वोल्ट कितना हो जाएगा, 311.08 वोल्ट। तो किस ऑप्शन में है देखो, ए में कितना है, 155.6 नहीं, 220 नहीं, सी में देखो 311 सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 311 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया सी 311 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार का डिवाइस है, ये ट्रांसफार्मर है वो किस प्रकार की डिवाइस है। ऑप्शन देखो, घूर्णी यानी घूर्णित डिवाइस है, नहीं। अचल यानी स्थिर डिवाइस है, सही है। विद्युत स्थितिक, चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी एक स्थिर है और यानी ट्रांसफार्मर है वो किस प्रकार की डिवाइस है, तो अचल प्रकार की, यानी एक स्थिर प्रकार की डिवाइस है, यानी गतिशील नहीं है, ये स्थितिज प्रकार की, वो स्थितिज प्रकार का उपकरण है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, अचल प्रकार का या स्थितिज प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वोल्टेज लेवल टाइप ट्रांसफार्मर है, यानी वोल्टेज लेवल प्रकार का ट्रांसफार्मर। लेवल प्रकार का ऐसे क्या हो गया कि भार का मान बढ़ने पर वोल्टेज लगभग स्थिर ही रहे। अब देखो कौन सा होगा, आयरन कोर, ये तो कोर से संबंधित हो गया, स्टेप अप, पावर ट्रांसफर, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये सभी। अब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या होता है कि इसकी आउटपुट वोल्टेज हम इनपुट वोल्ट के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो लॉस होता है ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। अब स्टेप अप प्रकार का होगा तो मान लो जो इनपुट है उसके बराबर आउटपुट में वोल्टेज दे रहा है, तो वो एक लेवल प्रकार का आ जाएगा, यानी कुछ वोल्टेज हम वर्धित करके इनपुट के बराबर आउटपुट में सेट कर सकते हैं। तो स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा। अब ऑटो ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, परंतु ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन प्रकार का भी होता है, अप प्रकार का भी होता है, तो इसे हम कह नहीं सकते। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी ट्रांसफार्मर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल, यानी सेकेंडरी का पूछा है, तो E2 बराबर, यानी सेकेंडरी के अंदर, प्राइमरी में पूछे तो E1, सेकेंडरी में पूछे तो E2, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 इंटू 4.44 इंटू 5 इंटू एफ, यानी चुंबकीय फ्लक्स इंटू आवृत्ति इंटू सेकेंडरी में लपेटन इंटू 4.44।
अब देखो E2 किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। E2 समानुपाती होगा N2 के, और E2 समानुपाती होगा फाइव टू के, और एफ है वो समान रहेगी, यानी फाइव भी समान ही रहती है, वैसे प्राइमरी में फ्लक्स रहते हैं वही सेकेंडरी में रहते हैं, एफ प्राइमरी में वही सेकेंडरी में रहती है। तो E2 समानुपाती F2। अब ये तो नियत ही रहते हैं, बाद में यही रहता है। अब ऑप्शन देखो इनमें क्या है। सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस कारक पर निर्भर करेगा। इन तीनों कारकों पर निर्भर करता है। टर्नों की संख्या पर, सही है, यानी इसे हम केवल एफ पर, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में फाइव समान रहते हैं और एफ समान रहते हैं, तो ये केवल एफ और फाइव रख सकते हैं। अब ऑप्शन देखो, टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी E2 समानुपाती N2। फ्लक्स फ्लक्स पर भी निर्भर करता है, E2 समानुपाती फ्लक्स। तारों की संख्या पर तो तार कौन से हैं कन्फर्म नहीं, टर्नों की संख्या होती है तो राइट ए वाला सही होगा, फिर सी नहीं होगा, यानी तार कौन से तार के बारे में कह रहा है कन्फर्म नहीं है। बुर्शों की संख्या बुर्श होते हैं ट्रांसफार्मर में, ए और बी दोनों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी इन दोनों कारकों पर निर्भर करता है। वैसे एफ दिया होता तो एफ पर भी निर्भर करता, तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया, यानी ए और बी दोनों, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिणामीतर यानी ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। एक ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 92% से 98% तक होती है, यानी अब देखो यानी 90 से ऊपरी होती है कुल मिला के। ये ऑप्शन देखो 90 से 98, बी में क्या है 55 से 60 नहीं, 80 से 85 भी नहीं, 45 से 85 भी नहीं, 75 से 88 भी नहीं, तो क्या हो जाएगा 90 से 98, यानी 90% से ऊपरी होती है। कई जगह 92 से 97 लिखा होता है, कई जगह 95 से 98 लिखा होता है, कई बार 90 से 95 लिखा होता है तो भी सही है, यानी लगभग 90 से ऊपरी रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन इसका सही होगा, 90 से 98%। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ क्या कहलाता है। एक डीसी जनरेटर है वो जो विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है किस प्रकार का होता है। ऑप्शन देखो, गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ सही है, स्थितिज रूप से प्रेरित ईएमएफ स्थितिज रूप से नहीं होता, विद्युत स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, चुंबकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ, मैग्नेटोमोटिव बल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ। अगला क्वेश्चन है, कम वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीन के लिए किस प्रकार का ब्रश प्रयोग करेंगे। यानी जहां वोल्टेज तो कम और धारा का मान ज्यादा, तो वहां किस प्रकार के ब्रश प्रयोग करेंगे। यानी उच्च धारा के लिए हम तांबे के ब्रश प्रयोग करते हैं, तांबा जो ब्रश होते हैं वो काम में लेते हैं। अब ऑप्शन देखो, कार्बन के नहीं, तांबा सही, एल्यूमिनियम नहीं, पीतल नहीं, स्टील नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर कि उच्च धारा वाली जो मशीन है इसके अंदर हम जो ब्रश काम में लेंगे वो ताम्र ब्रश काम में लेंगे, तो राइट आंसर हो गया बी तांबा। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर का ईएमएफ किस कारक पर निर्भर करता है। यानी कोई भी जनरेटर है इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है यानी ईएमएफ है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो जनरेटर में ई बराबर क्या होता है, पाई जेड एन पी बट्टा 60 ए। किन किन कारकों पर निर्भर करता है, देखो ई समानुपाती फ्लक्स, ए समानुपाती चालकों की संख्या, ए समानुपाती गति एन, ए समानुपाती पोल, और ए विलोमानुपाती समांतर पथ यानी ए। अब ऑप्शन देखो, इसमें समांतर पथों की संख्या पर समांतर पथों की संख्या से प्रभावित होता है, यानी समांतर पथों की संख्या के विलोमानुपाती होता है। प्रति पोल फ्लक्स, ये रहा प्रति पोल फ्लक्स 5 पर निर्भर करता है। चालकों की संख्या, ये रहा जेड, चालकों की संख्या पर भी निर्भर करता है। पोलों की संख्या, ये रहा पोलों की संख्या, इस पर भी निर्भर करता है। यदि गति दी हुई होती है यानी घूर्णन गति तो भी इस पर भी निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो दे रखे हैं वो इन सभी पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर हो गया ई उपरोक्त सभी, यानी ये सभी, ये ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित थे, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।